माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक बलोच, बायोलॉजी का टीचर, अल्पाइन कॉलेज खानपुर। बच्चों, जैसा आपको पता है, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट की हुई हैं और उस सिलसिले में आप लोगों ने पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हुए हैं और अब चौथा चैप्टर जो है उसका पहला हाफ़ आप लोग मुकम्मल कर चुके हैं। अब इसका सेकंड हाफ़ के लिए मैंने आप लोगों को इसके कुछ लेक्चर जो है वो देने हैं। इनमें सबसे अगर आप पहला टॉपिक देखें तो वो है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? व्हाट इज़ लाइसोसोम? लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली पता है आप लोगों को कि ऑर्गेनेली उस छोटे से हिस्से को कहते हैं, सेल का सब सेलुलर हिस्सा होता है जिसके अंदर सेल के अंदर जिसने कोई फंक्शंस परफॉर्म करना होता है। तो लाइसोसोम भी एक छोटा सा ऑर्गेनेली है सेल के अंदर और इसने काम डाइजेशन का करना होता है या चीज़ों की तोड़ फोड़ का करना होता है। लाइसोसोम का मतलब भी यही है। लाइसो का मतलब स्प्लिटिंग होता है और सोमा का मतलब बॉडी होता है, और ये दोनों लाइसोसोम ग्रीक वर्ड्स हैं, लाइसो और सोमा। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें कि इसकी आइसोलेशन कैसे हुई, ये कब डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, तो इसकी आइसोलेशन डी ड्यूफ ने 1949 के अंदर की लीवर सेल से किया और इस तरीके से ये 1949 में डिस्कवर हुआ पहली दफ़ा ड्यू डीव से। ये ड्यू डीव और ये 1995, ये आप लोगों का एमसीक्यू भी है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये उन सेल्स में मौजूद होता है लाइसोसोम जिसको हम कहते हैं कि ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा शो करते हैं। फैगोसाइटिक एक्टिविटी या फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को सेल के अंदर दाखिल होने का जो अमल है, इसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब भी कोई पार्टिकल सेल के इर्द गिर्द आता है या हमारी बॉडी में दाखिल होता है, तो हमारे कुछ सेल इनको जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो वायरस हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई और सब्सटेंस हो सकते हैं, तो उनको इनगल्फ कर लेते हैं। उसके इर्द गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन की दीवार आ जाती है और वो एक फूड वैक्यूल की तरह हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। अब साफ ज़ाहिर है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमारे सेल का हिस्सा नहीं है। हमारे सेल ने इसको ब्रेक डाउन करना है और सेल का भी वो हिस्सा जो इसको ब्रेक डाउन करेगा वो हमारे पास लाइसोसोम है जो इसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देगा। अगर आप लोग इस डायग्राम को सामने रखें तो आप लोगों को सबसे नीचे अगर आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे आप लोगों को एक नज़र आएगा RER लिखा हुआ। ये RER रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे से हिस्सा जो है वो बडेड ऑफ होता है और वो बडेड ऑफ होने के बाद वो चला जाता है गाल्जी कम्प्लेक्स में, यानी कि ये गाल्जी कम्प्लेक्स बना देता है। और इसके ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको छोटे छोटे से डॉट नज़र आते हैं। असल में ये डॉट राइबोसोम्स हैं। ये ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाते हैं और यही प्रोटीन जब गाल्जी कम्प्लेक्स में जाती है तो ये प्रोसेस होती है और प्रोसेस होके ये एक एंजाइम की शक्ल अख्तियार कर लेती है जो कि एक छोटे से वेसिकल्स में, जिसको हम गाल्जी वेसिकल्स कहते हैं, बडेड ऑफ होकर उससे सेपरेट हो जाती है और ये एंजाइम इसके अंदर महफूज हो जाते हैं। अब ये एंजाइम चूँकि अभी इफ़ेक्टिव नहीं है, अभी ये एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हम ये जो हिस्सा ब्रेक डाउन हुआ है इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम ने आगे जाके मुख्तलिफ़ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक साइड पे अगर आप देखें तो ये प्राइमरी लाइसोसोम्स की फार्मेशन हो गई है और दूसरी साइड पे इसी ही लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो आप लोगों को एक पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल बाहर नज़र आ रहा है आप लोगों को, जिसको हम उसके ऊपर हेडिंग में इनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। ये बॉडी के अंदर दाखिल होगा, सेल मेम्ब्रेन की बॉडी के अंदर, और वहाँ से जैसे ही सेल मेम्ब्रेन में ये जाएगा ये अख्तियार कर लेगा फूड वैक्यूल की शक्ल।
फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोसोम दोनों ही आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, और जो प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं ये फूड वैक्यूल के जो पार्टिकल्स हैं उसको सराउंड कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं। अब उसके जितना भी एंजाइम्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं इन पार्टिकल्स को। अब जब ये पार्टिकल डाइजेस्ट होते हैं तो वहाँ से छोटे छोटे हिस्सों की शक्ल में डिफ्यूज़ होके ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा बना देते हैं। कुछ पार्टिकल का जो फूड वैक्यूल का हिस्सा होता है वो इसमें डाइजेस्ट नहीं होता और वो रेजिडुअल बॉडी की शक्ल में सेल के अंदर महफूज रहता है। बाज़ दफ़ा तो ये सेल में महफूज रहता है जो कि हमारी पिगमेंटेशन सेल के अंदर जो नज़र आती है उसकी शक्ल में होती है, या फिर ये सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के सेल से बाहर चला जाता है। इस अमल को हम डेफिकेशन कहते हैं। जहाँ पे ये आपने देखा है कि लाइसोसोम जो है ये सेल के अंदर डाइजेशन कर रहा है और इस अमल को आप इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इसी तरीके से जो सेल है वो लाइसोसोम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर उसने जो वेसिकल्स है जिसके अंदर प्राइमरी लाइसोसोम जिसको हमने कहा हुआ है वहाँ से वो मूव करके सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और सेल मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बॉडी से बाहर चला जाता है। अब ये बॉडी से बाहर जो फ्लूइड है उसका हिस्सा होता है और वहाँ पर जाकर ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का अमल जो है उसको मुकम्मल करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब सेल से बाहर की डाइजेशन होती है जो सेल के अंदर नहीं होती। तो इस तरीके से ये लाइसोसोम एक तो एक साइड पे ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रहा होता है और दूसरी साइड पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो कर रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक हिस्सा इसका ऐसा भी होता है जो हमारे सेल के बहुत सारे जो ऑर्गेनेली हैं जो पुराने हो जाते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। उनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया ये इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो यहाँ से प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो आके माइटोकॉन्ड्रिया को सराउंड कर लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया को सराउंड करने के बाद अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया को सराउंड करता है, इर्द गिर्द इसको घेर लेता है, इस वक्त ये ना तो ये प्राइमरी लाइसोसोम ना ये सेकेंडरी लाइसोसोम बल्कि ये ऑटोफैगोसोम कहलाता है। और इस तरीके से ये जो हमारे बहुत सारे पुराने सेल ऑर्गेनेली होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और फिर उसके बदले में नए सेल ऑर्गेनेली डेवलप हो जाते हैं, जिससे एक पुराने जो सेल है वो एक न्यू सेल के अंदर या उसके अंदर बहुत सारी जो ऑर्गेनेली हैं वो नए डेवलप हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये पूरे सेल को भी ब्रेक डाउन कर देता है, पूरे सेल को भी ब्रेक डाउन कर देता है। अब पूरे सेल को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर ये ऑटोलाइसिस का अमल करेगा और ऑटोलाइसिस में फिर ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ मिल के फिर पूरे जो सेल है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। और ये अमल ख़ास तौर पर जो सेल की डिस्ट्रक्शन होती है ये हमारे आप लोगों को डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर नज़र आ रही होती है, जहाँ पर हमारा सेल हमारी बॉडी डेवलप कर रही होती है और उसमें पुराने सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं और उसमें जो नए सेल हैं वो डेवलप हो रहते हैं। जिस तरीके से हमारी उंगलियों के दरमियान में डिजिट्स होते हैं, जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो उन डिजिट्स को भी ख़त्म करने के लिए लाइसोसोम का ही अमल जो है वो होता है। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन के दौरान जब सेल की फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, स्पर्म और एग आपस में मिल रहे होते हैं, तो उस वक्त भी लाइसोसोम जो है इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ये डायग्राम को देखते हुए आप लोग अगर इसको देखें तो इसके तमाम फंक्शन और इसका तमाम स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को वाज़े हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर हेडिंग्स दी हुई हैं। इन हेडिंग्स को अगर आप देखें, तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को पूरा टॉपिक एक बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि हमारे पास कुछ हेडिंग्स मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर उसमें आप लोग देखें तो इसमें है कि लाइसोसोम्स की अबंडेंट कहाँ होती है, किस जगह पे, किस सेल के अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। तो हेडिंग है मोस्ट अबंडेंट। ये उन एनिमल में होता है, उन एनिमल के सेल में होता है विच शो फाइगोसाइटिक एक्टिविटी। फाइगोसाइटिक एक्टिविटी पहले बता चुका हूँ कि फाइगोसाइटोसिस क्या होता है। जिस अमल से वो बॉडी के पार्टिकल्स या बहुत सारे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये अपने सेल के अंदर लेते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे मैक्रोफेजेस वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं। दूसरा इसका हेडिंग है कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है।
ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक सिंगल लेयर होती है मेम्ब्रेन की। बाज़ ऑर्गेनेली इसके अंदर ऐसे होते हैं, सेल के अंदर ऐसे होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। मसलन आप देख लें माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस को देखें, उसमें डबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देख लें, उसमें डबल मेम्ब्रेन है। तो ये ऐसा है जिसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी मेम्ब्रेन बाकियों से डिफरेंट होती है, बाकियों से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा थिक होती है। दूसरा, इसके अंदर ये भी एक मेम्ब्रेन के अंदर अहम फंक्शन होता है कि ये हाइड्रोजन पंप इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो जब ये एक्शन कर रहा होता है तो उस वक्त पीएच को मेंटेन करने के लिए, हाइड्रोजन की मिकदार को एडजस्ट करने के लिए इसमें हाइड्रोजन पंप लगे होते हैं, जो कि बाकी ऑर्गेनेली के अंदर मौजूद नहीं होते। तो ये एक इसका यूनिक करेक्टर है, सिंगल मेम्ब्रेन होना और उसके साथ थिक होना, और दूसरा इसके अंदर हाइड्रोजन पंप का होना, जो इसको बाकियों से यूनिक बनाता है। इसके अंदर नेक्स्ट है कि इसके अंदर एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ख़ास तौर पर बुक के अंदर दो एंजाइम्स का जिक्र आया है। एक एंजाइम इसके अंदर है एसिड फास्फेटेज। एसिड फास्फेटेज की एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसमें एग्जांपल है फास्फोडाइएस्टरेज, और ये ब्रेक डाउन करता है बॉन्ड एस्टर बॉन्ड को। एस्टर बॉन्ड दो पेप्टाइड दो जब ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है तो दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में ये बॉन्ड बनते हैं और एक शुगर के साथ ये अटैच करते हैं। उन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ये एंजाइम इस्तेमाल होता है। दूसरा अगर एंजाइम इसके अंदर देखें तो वो हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आमतौर पर ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जो कि पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करते हैं और बड़े बड़े मालिक्यूल्स को छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसा ग्लाइकोजन हो गया उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, जैसा स्टार्च हो गया उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन हो गया उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे एंजाइम जो छोटे छोटे यूनिट्स में, ऐसे एंजाइम जो छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्शन करते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और यही मेन काम है इसका लाइसोसोम्स का। फिर अब देखें कि लाइसोसोम जो है, अभी मैंने उसको ऊपर लिखा था कि ये पॉलीमार्फिक है। तो ये पॉलीमार्फिक का मतलब है इसकी बहुत सारी शक्लें हैं। शक्लों का मतलब इसमें सबसे पहले तो प्राइमरी लाइसोसोम है, फिर उसके बाद एक शक्ल इसकी सेकेंडरी लाइसोसोम है, फिर एक शक्ल इसकी जो है वो ऑटोफैगोसोम है। तो ये इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, इस वजह से हम इसको पॉलीमार्फिक कहते हैं। तो जो पहला फार्मेशन है इसकी प्राइमरी लाइसोसोम्स की, वो फार्मेशन होती है इसकी सबसे पहले फार्मेशन होगी, क्योंकि ये फार्मेशन जुड़ी हुई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत एंजाइम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उन राइबोसोम्स की मदद से बहुत सारी प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, और वो प्रोटीन फिर इसी ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा होती हैं, वो इसी के अंदर आ जाती हैं। वहाँ से वो प्रोटीन जो राइबोसोम ने बनाई होती हैं वो वहाँ से ब्रेक डाउन होती हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो चली जाती हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ से बर्डेड ऑफ हो गई, गाल्जी कॉम्प्लेक्स में चली गई। जब गाल्जी कॉम्प्लेक्स में जाती हैं तो वहाँ पर गाल्जी कॉम्प्लेक्स उसको मज़ीद प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस क्या करेगा? वो प्रोसेस ये करेगा कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऐड करेगा, उसकी मॉडिफिकेशन करेगा, उसके बहुत सारे ग्रुप्स अटैच करेगा। किसी के साथ ग्लूकोज अटैच करना है, किसी के साथ नाइट्रोजन अटैच करनी है, किसी के साथ लिपिड अटैच करनी है। तो इनको ये एक कॉन्जुगेट मालिक्यूल बना देगा और एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एंजाइम बना देगा। एंजाइम के फिर आपको पता है कि हिस्से होते हैं एंजाइम के बहुत सारे, जिसमें उसकी एक्टिव साइट होती है। तो वो मुख्तलिफ एंजाइम को प्रोसेस करके एक परफेक्ट एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज कर देगा। और जब ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स वहाँ से टूटेगा, और गाल्जी कॉम्प्लेक्स ने अब छोटी छोटी वेसिकल बना देनी, और ये वेसिकल जो इनकी बनती हैं वो बनती हैं इसके मेचोरिंग, जो इसका फेज़ होता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स का, वहाँ वहाँ से वो बडेड ऑफ होती हैं।
वहाँ से बडेड ऑफ होने के बाद कुछ तो स्टोरेज के लिए चली जाती हैं, कुछ एक्सोसाइटोसिस जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और कुछ इसके अंदर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो उनमें से एक जो है वो एक प्राइमरी लाइसोसोम की फार्मेशन होगी, जो इसका इब्तदाई फार्मेशन है, जो ब्रेक डाउन होती है गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और फिर वो वहीं अपने बाकी प्रोसेस को सरंजाम देती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसकी सिंथेसिस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में होती है, वो प्रोसेस गाल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है, वो बडेड ऑफ होने के बाद एक प्योर प्राइमरी लाइसोसोम बन जाता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो प्राइमरी लाइसोसोम हमारा बनता है उसके एंजाइम एक्टिव नहीं होते, वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही वो आगे फंक्शंस परफॉर्म करेगा तो वो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम नहीं रहेगा, बल्कि वो दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब कोई सेकेंडरी लाइसोसोम बना देगा या कोई ऑटोफैगोसोम बना देगा। फिर नेक्स्ट इसका जो है कि इसका फंक्शन क्या है लाइसोसोम का। तो ये सारे जितना ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं ये हैं तो इसके फंक्शन, लेकिन स्पेसिफाई करने के लिए फिर हम उसको हेडिंग में, हम इसको फंक्शंस की हेडिंग में लिख देते हैं कि जी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, और इस तरीके से ये डाइजेशन करता है, डिजनरेशन करता है वो तमाम सेल्स की जो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर होते हैं। और वो डेवलपमेंट प्रोसेस भी बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ ये सेल जो है उसको डिजनरेट करता है, पुराने सेल को ख़त्म कर देता है और उसके अंदर नई सेल जो बना देता है। जैसा कि मेटामॉर्फोसिस भी आप कह सकती हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, तो वो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, उनके अंदर भी लाइसोसोम ने ही काम करना होता है। एंड में इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टोरेज डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। स्टोरेज डिजीजेस हैं क्या? तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टोरेज डिजीजेस ऐसी डिजीजेस हैं जो बहुत सारे सब्सटेंसेस हमारे सेल के अंदर जमा तो हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बॉडी के अंदर इस्तेमाल नहीं हो पाते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब एक प्रोसेस होता है हमारे के बहुत सारी, जैसा ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज ज़्यादा होगा बॉडी में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड जो हैं वो जमा हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ग्लाइकोजन और फैट्स हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, सेल में जमा हो जाते हैं। जब ये ब्रेक डाउन होंगे और बवक्त ज़रूरत इनको मेटाबोलाइट करके फिर बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको जमा करने के लिए, इस कन्वर्ट करने के लिए, छोटे मालिक्यूल से बड़े मालिक्यूल, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम भी लाइसोसोम में मौजूद होते हैं। फिर दूसरे एंजाइम मौजूद होते हैं जो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर और लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे, इसके छोटे यूनिट्स में, जो बाद में हमारे लिए सोर्स होगी, फूड की सोर्स होगी, या जो और कोई सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के हिस्से बनेंगे उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो वहाँ पर भी एंजाइम मौजूद होते हैं। अब होता यह है स्टोरेज डिजीज़ में कि जितना भी एंजाइम की फार्मेशन होती है ये होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएनए, अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स। तो बाज़ दफ़ा हमारे जो डीएनए है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, हमारे जो जीन है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और वो जो डीएनए है, वो जीन है, वो चेंज होके हमारी वो ख़ास किस्म के जो एंजाइम्स होते हैं वो नहीं बना पाता, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन होना था ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में और लिपिड का फैटी एसिड में होना था, वो नहीं हो पाता। तो ये म्यूटेशंस की वजह से ऐसा हो रहा है। अब साफ ज़ाहिर है कि जब ये म्यूटेशंस की वजह से ये ख़ास किस्म के एंजाइम नहीं बनते जो इन चीज़ों को, ग्लाइकोजन को और लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारी बॉडी में है ही नहीं। अब जब वो मौजूद नहीं है तो ग्लाइकोजन बॉडी में जमा तो हो जाएगा, लीवर में जमा तो हो जाएगा, मसल में जमा तो हो जाएगा, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरीके से लिपिड जो है वो हमारे ब्रेन सेल में जमा तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो ब्रेक डाउन होकर इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो जब इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारे जो लीवर है उनके सेल्स को फैटी टिश्यूज़ में या फैटी लीवर में कन्वर्ट कर देंगे, जिसका फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। और इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर ये जमा हो जाएंगे तो ब्रेन का फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। अब जब नॉर्मल नहीं होगा तो ये डेवलपमेंट के अंदर और बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म्स हैं उसके अंदर असरअंदाज होते हैं। जब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म नहीं होंगे तो हमारी बॉडी जो है वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएगी, उसके फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होगा और बिलाखिर मौत की वजह जो है वो बन जाते हैं। अब इस किस्म की हमारे पास कितना डिजीज़ हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, वो 20 डिजीज़ हैं या 20 डिजीज़ हैं। अब ये 20 डिजीज़, ये एक आप लोगों का फिर MCQs आ जाता है। अब इनकी एग्जांपल्स कि कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, तो 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं।
एक है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप सेकंड और दूसरी है टी सैक्स के नाम से। ग्लाइकोजन टाइप सेकंड के अंदर वही जो पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है ग्लूकोज के अंदर, और वो जमा हो जाता है हमारे लीवर में और हमारे टिश्यूज़ में, और इनको फंक्शंस को जो है वो नॉर्मल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मौत वाक़ हो जाती है। दूसरा टी सैक्स होते हैं ये एंजाइम्स, इसका एंजाइम एब्सेंट होता है लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला, और ये ब्रेन में मौजूद होती है, जिसकी वजह से लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और इस तरीके से ये ब्रेन के अंदर उसको जमा हो जाते हैं, अकैमुलेट हो जाते हैं, और हमारा जो ब्रेन है उसके फंक्शंस को अब नॉर्मल कर देते हैं, जिसकी वजह से मौत की बायस ये बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने लाइसोसोम्स के बारे में जो है वो पढ़ लिया है। एक दफ़ा मैं इसके फिर हेडिंग जो है उसको रिवाइज़ किए देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसके जहन में रह जाए, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ इसमें समझ ना आए तो मेरा नंबर आप नोट कर लें, उसमें है 0300-6727-908, 0300-6727-908, ये मेरा नंबर है। आप इस पे मुझे फ़ोन करके मुझसे कोई भी जो चीज़ आपको इसमें टॉपिक में समझ ना आए मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि लाइसोसोम, व्हाट इज़ लाइसोसोम। लाइसोसोम एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम्स का मतलब है स्प्लिटिंग, ये दो ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है। लाइसो मीन स्प्लिटिंग और सोमा मीन बॉडी, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनेली जो चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देता है। आइसोलेशन कब हुई, कब ये डिस्कवर हुआ, डीड्यू ने इसको डिस्कवर किया 1949 के अंदर। उसके बाद ये ज़्यादातर उन सेल में मौजूद होता है जो फैगोसाइटोसिस का एक्शन अमल शो करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है फॉरेन पार्टिकल्स को सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से बॉडी का हिस्सा बना देना, जो कि फूड वैक्यूल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और ये पूरी डायग्राम्स के अंदर आपने देखा कि जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा बडेड ऑफ होकर गाल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं, और इधर जो फूड पार्टिकल होता है वो इनगल्फ होता है, जो फूड वैक्यूल बना देता है, वो फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोसोम मिलके सेकेंडरी लाइसोसोम बना देते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम ये इसकी डाइजेशन कंप्लीट कर देता है, जो सेल मेम्ब्रेन का या साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाती हैं, जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो रेजिडुअल की शक्ल में बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। वहाँ पे ये इसके साथ साथ ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है। जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, और उसके बाद ये एंजाइम हैं जो प्राइमरी लाइसोसोम के बॉडी से बाहर आ जाते हैं, बॉडी से बाहर सेल से बाहर आ जाते हैं, और वहाँ पर ये डाइजेशन कर देते हैं। तीसरा हिस्सा इसका मैंने बताया कि ये ऑटोफैगोसोम है, जो हमारे अपने ही सेल ऑर्गेनेली जो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो पुराने इसके ऑर्गेनेली हो जाते हैं, फंक्शन छोड़ देते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें शामिल है। फिर उसके बाद मोस्ट अबंडेंट ये किस में ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, तो ये एनिमल सेल के अंदर होता है, वे शो फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं। फिर ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इसका मैं डिटेल बता चुका हूँ कि इसकी मेम्ब्रेन सिंगल होती है, उसके अंदर थिक होती है, और उसके अंदर हाइड्रोजन पंप लगे होते हैं ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके। फिर एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एसिड फास्फेटेज होते हैं, उसकी एग्जांपल बता चुका हूँ कि फास्फोडाइएस्टर होता है जो एस्टर बॉन्ड ब्रेक डाउन करता है, और दूसरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो बड़े बड़े मालिक्यूल को छोटे छोटे मालिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। फिर फार्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम बता चुका हूँ कि एंजाइम जो है ये सिंथेसाइज होते हैं आर के ऊपर, आर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है आर के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, तो इसका मैसेज भी इसको न्यूक्लियस से मिलता है। इसका मैसेज न्यूक्लियस से जाएगा कि फ़लाँ किस्म की प्रोटीन बनाओ, और वो फिर राइबोसोम के साथ मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ मिलके, लेकिन ये जो मैसेंजर आरएनए हुआ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस ऊपर सतह पे जाके फिर ये राइबोसोम्स के साथ मिलके प्रोटीन बनाता है, जो बाद में एक एंजाइम बनाने में इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस करता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये प्रोसेस होगी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, क्योंकि जो प्रोटीन बनेगी वो फाइनल नहीं होगी, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वो प्राइमरी को सेकेंडरी में और उसके टर्शरी के और उसके अंदर क्वार्टनरी में यानी कि एंजाइमेटिक शक्ल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारा प्रोसेस गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होना है। फिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बडेड ऑफ होगा, और वो गाल्जी वेसिकल्स की शक्ल में जो बिलाखिर प्राइमरी लाइसोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेती है। फंक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। डाइजेशन उसके बाद दूसरा जो है वो डिजनरेशन ऑफ सेल होते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं।
और आखिर में इसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टोरेज डिजीज़। स्टोरेज डिजीज़ क्या होती हैं वो बता चुका हूँ कि ये अकामुलेशन होती है विद इन द सेल्स, और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल होते हैं जो जमा होते रहते हैं और फिर बाद में उनको सिंपल मालिक्यूल में कन्वर्ट होना होता है। तो जो सिंपल मालिक्यूल में इनको कन्वर्ट करते हैं वो एंजाइम नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन नहीं बन पाती है और वो एंजाइम भी नहीं बन पाते हैं। तो वो ख़ास किस्म के जो एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं या लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं वो मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ये सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर सेल के अंदर जमा तो होते रहते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इनकी ज़्यादती की वजह से हमारे जो ये दोनों ब्रेन है और लीवर हैं ये डायसफंक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से काम ना करने की वजह से मौत वाक़ई हो जाती है। अब इसकी दो डिजीज़ हैं। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप सेकंड है जिसके अंदर वो एंजाइम अपसेंट होते हैं जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और टी सेक्स डिजीज़ में वो एंजाइम अपसेंट होते हैं जो लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।